Hello बच्चों, welcome to physics class and today we will discuss most important topic of dual nature of matter and that will be de Broglie wavelength. So today our discussion will be on de Broglie wavelength. So it is most important topic of dual nature of matter. So before discussion of de Broglie wavelength, we should know dual nature of matter. Now what does it mean? In case of light energy, we found two types of nature. One is wave nature, another is particle nature. It means light आपकी अगर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो रही है तो वेव नेचर है, और अगर लाइट आपकी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो वहां आपको पार्टिकल नेचर मिलेगा, दैट इज इंटरेक्शन विद मैटर. देन लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, देन लाइट कंसिस्ट ऑफ photons and photons are particles having proper amount of energy. photons means पैकेट ऑफ एनर्जी, तो पैकेट ऑफ एनर्जी हमें लाइट के अंदर मिलेगा और पैकेट ऑफ एनर्जी का हमने नेम क्या रखा है, फोटोन. तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर पार्टिकल्स. सो हियर वी कैन से दैट लाइट एनर्जी हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. नाउ इन नेचर वी हैव सिमेट्री बिटवीन एनर्जी एंड मास. नेचर के अंदर एनर्जी और मास में आपको सिमेट्री मिलेगी, दोनों म्यूचुअली सिमेट्रिकल हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, इट मींस एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ, तो दोनों म्यूचुअली सिमेट्रिकल हैं. तो अगर एनर्जी के दो टाइप के नेचर हैं तो मास के भी आपको दो टाइप के नेचर मिलेंगे. वन इज वेव नेचर, नाउ अदर इज पार्टिकल नेचर. मास मीन्स मैटर. तो जिस टाइप से एनर्जी के दो टाइप के नेचर है उसी टाइप से मैटर के भी दो टाइप के नेचर हो सकते हैं. वन इज वेव नेचर, अदर इज पार्टिकल नेचर. तो अगर कोई मटेरियल पार्टिकल एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगा तो उसके पास वेव नेचर आ जाएगा. और अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल, तो हम यहां एक वर्ड अटैच करेंगे, मूविंग मटेरियल पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगा तो उसके पास वेव नेचर होगा. और अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल मैटर से इंटरेक्ट होगा, किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर इंटरेक्ट होगा तो वहां उसका पार्टिकल नेचर आ जाएगा. मैटर इंटरेक्शन विल ब्रिंग पार्टिकल नेचर. It means any moving material particle has two types of nature. One is wave nature, other is particle nature. तो जिस टाइप से लाइट के अंदर फोटॉन्स आपके मोशन में मास कैरी करते हैं और फोटॉन्स की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है, इट मींस फोटॉन्स के पास
वेव नेचर भी है, लाइट एनर्जी के पास वेव नेचर भी है, और फोटॉन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी। इट मींस फोटॉन्स आपके पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी कैरी करेंगे। सो दे आर नॉन एज लाइट एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो अगर फोटॉन्स आपके पैकेट ऑफ एनर्जी हैं तो इसका मीनिंग क्या है, दे आर नॉन एज लाइट एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और अगर फोटॉन्स के पास प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, प्रॉपर वेवलेंथ है और लाइट एनर्जी आपकी एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है, इट मींस फोटॉन्स के पास वेव नेचर भी है। तो उसी टाइप से जैसे फोटॉन्स आपके मोशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, और जब फोटॉन्स आपके मोशन में होंगे तो लाइट एनर्जी आपकी अपीयर होगी। तो उसी मोमेंट पर हमें ये आइडिया मिलेगा कि लाइट एनर्जी के दो टाइप के नेचर हैं, वन इज वेव नेचर, अदर इज पार्टिकल नेचर। तो फोटॉन्स के लिए हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि फोटॉन्स आपके मोशन में ही अपीयर होंगे, फोटॉन्स का रेस्ट मास हमें नहीं मिलेगा। तो अगर फोटॉन्स का मास हमें मोशन में ही मिलता है तो उसी टाइप से अगर हमारे पास कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है और उसका नॉन जीरो मास है, तो अगर वो मोशन में है तो उसके पास दो टाइप का नेचर हो सकता है। जैसे फोटॉन्स अगर मोशन में है तो उसके पास दो टाइप का नेचर है, लाइट एनर्जी का दो टाइप का नेचर है। लाइट एनर्जी अगर मूवेबल है तो उसके पास दो टाइप के नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो उसी टाइप से अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास भी दो टाइप के नेचर होंगे। अगर वो स्प्रेड होगा एटमॉस्फेयर में तो उसके पास वेव नेचर होगा, और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी एनर्जी शेयर करेगा, तो वहां उसका पार्टिकल नेचर आ जाएगा। तो अब यहां पर डी ब्रोगली ने मूविंग मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ को फाइंड आउट किया, और डी ब्रोगली ने यहां पर एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पुट की कि वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नॉन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां पर डी ब्रोगली ने इसी सेम डिस्कशन के ऊपर, इसी सेम एविडेंस के ऊपर अपना थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस पुट किया, अपना थ्योरेटिकल स्टेटमेंट यहां दिया। और डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके मोशन के साथ एक वेव हमेशा बनी रहेगी, एंड दैट वेव इज नॉन एज डी ब्रोगली वेव। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, डी ब्रोगली का जो सजेशन था, जो डी ब्रोगली ने यहां पर अपना सजेशन पुट किया, तो उस सजेशन के अंदर किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी सिंपली एक थ्योरेटिकल एविडेंस से हमें मिली है। यहां पर डी ब्रोगली ने किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें नहीं दिया। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें सिर्फ डी ब्रोगली के थ्योरेटिकल एविडेंस से मिलेगी, और डी ब्रोगली ने यहां पर किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया। फिर उसके बाद डी ब्रोगली के थ्योरेटिकल एविडेंस को, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ प्रूव किया। तो डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट यहां रखी, उसका मेन बेस क्या था? उसका मेन बेस था थ्योरेटिकल एविडेंस। तो अब हमें यहां पर डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट यहां रखी अपने थ्योरेटिकल एविडेंस के बेस पर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डी ब्रोगली ने ये बोला था कि विद एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, with every moving material particle, a wave is associated with every moving material particle, a wave is associated, and that is de Broglie wave, and that is de Broglie wave. It means in motion of every material particle we can have
we can have association of wave with motion of material particle. तो कोई भी material particle, it may be charged, it may be uncharged, it may be electron, proton, neutron. पार्टिकल आपका चार्ज भी हो सकता है, पार्टिकल आपका अनचार्ज भी हो सकता है। तो यहां पर यह मैटर नहीं करेगा कि पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज है। कोई भी मटेरियल मूविंग पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो अपने मोशन के साथ वेव भी बनाएगा। इसका मीनिंग वो अपने मोशन के साथ वेव भी जनरेट करेगा। तो डी ब्रोगली का ये थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस था। डी ब्रोगली ने सिर्फ एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट यहां रखी थी कि अगर कोई पार्टिकल, कोई मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो अपने साथ दो टाइप का नेचर कैरी करेगा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो अब हमें यहां ये चेक करना है डी ब्रोगली ने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या रखी थी। सिंपल स्टेटमेंट थी डी ब्रोगली की, a wave is associated with every moving material particle. A wave is associated with every moving material particle. This is exact statement of de Broglie hypothesis। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। तो डी ब्रोगली ने जो रिसर्च किया, उसने जो अपने सजेशन रखे, उन सजेशंस में कहीं भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था, उसमें कहीं भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था। सिंपली डी ब्रोगली ने रिसर्च किया और थ्योरेटिकल रिसर्च किया और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट उसने पुट की कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव हमेशा बनी रहेगी और उस मटेरियल मूविंग पार्टिकल के साथ दो टाइप का नेचर होगा एंड दैट टाइप ऑफ नेचर विल बी पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। नाउ लेट अस फाइंड आउट wavelength of de Broglie wave. Now let us find out wavelength of de Broglie wave. Now according to Max Planck's theory, energy of photon equal to hf. This is frequency of photons and this is Planck constant and this is energy of photon. Now according to Einstein energy mass relation, मूविंग फोटोन हैज नॉन जीरो मास। जब भी फोटोन आपका मोशन में होगा तो उसका मास आपको मिलेगा, उसका मास काउंट होगा। तो अगर फोटोन का मास है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू mc स्क्वायर। सो हियर वी कंसीडर पार्टिकल नेचर एंड हियर वी कंसीडर वेव नेचर। तो फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो फोटोन की एनर्जी होगी E इक्वल टू hf। और अगर फोटोन्स के पास मास है तो फोटोन की एनर्जी होगी E इक्वल टू mc स्क्वायर। एंड इन नेचर both are symmetrical, so we can say that hf equal to mc square. Now frequency means c upon lambda. Now it is h upon lambda equal to mc. Now lambda is equal to h upon mc and it is known as wavelength of de Broglie wave.
associated with photon. Now we have found wavelength of de Broglie wave associated with photon. Now this is wavelength of de Broglie wave associated with photon. Now you can see expression of de Broglie wavelength. Now we have found de Broglie wavelength, and that is equal to h upon mc. Now this is momentum of photon. It is momentum of photon, and this is Planck's constant. So you can see that we have wavelength of de Broglie wave associated with photon. तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो. So this is wavelength of de Broglie wave in case of photons. When they are in motion, then they will show two types of nature. One is particle nature and second is wave nature. Now if we have any other moving material particle, if we are having any other moving material particle, then we have wavelength h upon mv. This is mass of any other moving material particle. V is velocity of moving material particle. Now this is de Broglie wavelength. तो अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन मिल चुका है. नाउ दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज आल्सो नोन एज मैटर wavelength. So if we consider motion of material particle, then we can say that de Broglie wave is also known as matter wave. तो जिस वेव के अंदर मटेरियल पार्टिकल होंगे और वो मोशन में होंगे तो उस वेव को हम मैटर वेव भी बोल सकते हैं. सो मैटर वेव मीन्स a wave in which we have motion of electrons, protons, neutrons, alpha particle, beta particle and any other particles, then that wave is known as matter wave. तो मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव दोनों सेम हैं, बोथ आर सेम. तो अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन मिल चुका है. अब अगर हम वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर हम मास को जीरो करेंगे तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी. अब अगर हम मोमेंटम को, mv का मीनिंग मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी. इफ मोमेंटम इंक्रीजेस देन वेवलेंथ डिक्रीजेस. नाउ इफ वी हैव हेवियर मास, if mass increases then wavelength decreases. If velocity increases then wavelength decreases. It means आपको ये सारे फैक्टर माइंड में रखने हैं कि अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ आपको काफी कम मिलेगी, वेव नेचर आपके सामने नहीं होगा, वेव नेचर आपके लिए डिसअपीयर हो जाएगा. लाइक अ कैट इज मूविंग ऑन फ्लोर.
तो कैट का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। तो कैट का मास अगर बहुत ज्यादा है तो कैट की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसी आएगी? वेरी वेरी लेस। तो किसी भी एनिमल के मोशन में, किसी भी हैवियर बॉडी के मोशन में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ विजिबल नहीं होगी। सो वी कैन से दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज visible in microscopic particle. So we can say that wavelength is visible in microscopic particle. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी किसके लिए बनी है? इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सो इट इज नॉट विजिबल इन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में विजिबल नहीं होगी, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ही विजिबल होगी। सो मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेव बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेव। नाउ मैटर वेव आर नॉट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव आर नॉट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि मैटर वेव आपकी किससे बनेगी? मैटर वेव आपकी बनेगी मोशन ऑफ चार्ज्ड और अनचार्ज्ड पार्टिकल। तो ये आपको माइंड में रखना है, मैटर वेव आपकी किससे बनेगी? मोशन ऑफ चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनेगी? ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव बोथ आर डिफरेंट। मैटर वेव्स आर नॉट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो डी ब्रोगली वेव्स आर नॉट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मैटर वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो इसका मीनिंग ये है कि मैटर वेव आपकी जनरेट किससे होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ मटेरियल मूविंग पार्टिकल्स। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जनरेट किससे होती है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। मैटर वेव की स्पीड ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कम होती है, ये भी आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो अब आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ चुकी है। अब हम यहां पर कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे। ग्राफ हम यहां स्टडी करने वाले हैं। तो ग्राफ के लिए हमारे पास वेवलेंथ है, वेलोसिटी है। तो चेक करते हैं ग्राफ कैसा आएगा। नाउ इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv, मास अगर कांस्टेंट है, h अगर कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी में ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अगले केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो वेवलेंथ और मास के बीच में ग्राफ इसी टाइप से बनेगा। तो यहां वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, नाउ वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए वेवलेंथ का रिलेशन वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वेवलेंथ का रिलेशन मास के साथ क्या होगा। नाउ if we have acceleration of electron under definite potential difference, then again we are getting de Broglie wavelength। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर मोशन में होगा तो हमें वहां भी डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलेगी। अब चेक करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डिफरेंस इन पोटेंशियल के अंडर मोशन में है तो वहां हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। नाउ
wavelength is equal to h upon mv. So as we know that momentum is equal to 2m into kinetic energy. Now if it is kinetic energy of electron, then we can replace momentum by under root 2m kinetic energy. Now during acceleration of electron under definite potential difference, there is conservation of energy. Kinetic energy is equal to electrical potential energy, and kinetic energy is equal to charge into potential difference. So we can change this expression by using potential energy concept. Now we have lambda equal to h upon under root 2m q into potential difference. तो अब अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन का मोशन गिवन हो अंडर डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप वहां पर अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. तो h की वैल्यू क्या पुट करोगे? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. देन mass of electron, it is mass of electron, then it is 9.1 into 10 power minus 31 kg. Then if we have given potential difference like 2 volt, then we can find out wavelength of moving इलेक्ट्रॉन अंडर डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू अगर हमें पुट करनी हो, तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू प्रॉपर वे से यहाँ मिलेगी और हमें मालूम चल जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका मोशन के टाइम पर वेवलेंथ किस वैल्यू की कैरी कर रहा है. तो अब हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मालूम चल चुकी है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने किसके थ्रू निकाली? व्हेन इट इज हैविंग मोशन अंडर डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ विद पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब हम वेवलेंथ का वेरिएशन चेक करेंगे किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ. नाउ लेट अस मेक वेरिएशन with potential difference. Now as we know that lambda is equal to h upon under root 2mq potential difference, it means, what does it mean? Lambda proportional to 1 upon under root potential difference. तो आप चेक कर सकते हो कि लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? 1 अपॉन अंडर रूट v पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां लाइन स्ट्रेट आएगी और यहां ये स्लोप बनेगा और स्लोप किसके इक्वल होगा? लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट v पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, according to this formula, lambda into v potential, lambda into under root v potential difference, it is equal to h upon under root 2mq. तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी? h अपॉन अंडर रूट 2mq. ये फैक्टर बच्चों इधर से मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा. तो अब हमें स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी? h अपॉन अंडर रूट 2mq. तो अब आपको यहां पर ये चीज नोट करनी है. तो आप जब भी ग्राफ बनाओगे किसके बीच में? लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट v पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस केस में लाइन स्ट्रेट आएगी और स्लोप किसके इक्वल आएगा? h अपॉन अंडर रूट 2mq. h अपॉन अंडर रूट 2mq. अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो सिंपली किसके बीच में? वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो आप यहां पर
ग्राफ कैसा बनाओगे आप, यहां पर ग्राफ इस टाइप से बनाओगे। तो अगर लैम्डा का रिलेशन हमें सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस के साथ देखना है, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लैम्डा का सिंपली किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो ग्राफ आपका इस टाइप से पैराबोलिक आएगा। लेकिन अगर आपको रिलेशन निकालना है लैम्डा का 1/√v पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो आपको यहां पर लाइन स्ट्रेट मिलेगी। अब इस ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, अब इस ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम चेक कर लेते हैं कि ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। अब हम चेक करते हैं ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। नाउ इफ वी हैव गिवन डी ब्रोगली wavelength of two moving material particles and we have given graph between wavelength and 1/√v potential difference. This is moving particle A and this is moving particle B and both particle are having same charge. हमारे पास दोनों मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स का चार्ज सेम गिवन है, मास दोनों का अलग अलग है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से किस पार्टिकल का मास ज्यादा है, किसका मास कम है। नाउ स्लोप नंबर 1, स्लोप नंबर 2। नाउ वैल्यू ऑफ स्लोप h/√2m/q1। नाउ स्लोप की वैल्यू नंबर 2 केस में h/√2m/q2। तो आप चेक कर सकते हो Q1/Q2 किसके इक्वल आ रहा है, आप चेक करो। Q1/Q2 इट इज इक्वल टू Q1/Q2। नाउ इट इज इक्वल टू h/√2m1 Q1/h/√2m2 तो आप चेक करो बेटा, यहां पर h से h कैंसिल। नाउ Q1/Q2 and it is equal to Q1/Q2 and it is equal to √2m2q/2m1q। q से q कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। नाउ इट इज √m2/m1। नाउ Q1/Q2, now Q1/Q2, now which slope is more, Q1 more than Q2। now Q1 more than Q2, it means this ratio is more than 1। if it is more than 1 then m2/m1, square root of m2/m1, it is more than 1। if it is more than 1 then √m2 it is more than √m1। तो आप चेक कर सकते हो कि m2 more than m1, it means सेकेंड लाइन के ऊपर जो मास होगा वो आपका हेवियर होगा। इट मींस यहां जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होगा उसका मास आपका हेवियर होगा। इट मींस मूविंग पार्टिकल ऑन लाइन बी इज हेवियर देन मूविंग पार्टिकल ऑन लाइन ए। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आपका यहां पर इस ग्राफ के अंदर आपको मिलेगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस वेव को हमने यहां पर एज्यूम किया है विद मोशन ऑफ मटेरियल मूविंग पार्टिकल, उस वेव के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि मटेरियल पार्टिकल कहां मिलेगा, हमें अगर उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है जहां पर वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर वेव के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जहां पर वेव के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वहीं पर आपको पार्टिकल की लोकेशन मिलेगी, वहीं पर प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की मिलने की ज्यादा होगी, वहीं पर टेंडेंसी ज्यादा होगी पार्टिकल के मिलने की। तो अब आपको
ग्राफ के थ्रू न्यूमेरिकल का आइडिया हो चुका है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा आप इसको नोट कर सकते हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि Q1 मोर देन Q2 है, तो Q1 अपॉन Q2 मोर देन 1, इट मींस अंडर रूट M2 अपॉन M1 मोर देन 1, सो अंडर रूट M2 मोर देन अंडर रूट M1, सो दिस लाइन विल कैरी हैवी मूविंग मटेरियल पार्टिकल एज कंपेयर टू दिस लाइन, एज कंपेयर टू this line. So this is all about de Broglie statement about dual nature of matter. तो डी ब्रोगली ने इस टाइप से मूविंग मटेरियल पार्टिकल के दो टाइप के नेचर यहां पर हमें प्रोवाइड किए, और डी ब्रोगली ने अपने थ्योरेटिकल सजेशन के बेस पर यह बताया कि कोई भी मटेरियल मूविंग पार्टिकल दो टाइप का नेचर कैरी करेगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और इसके बाद डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली किसने वेरीफाई किया? डेविसन एंड जर्मर। तो डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकल एविडेंस के साथ प्रूव किया, और ये प्रॉपर वे से बताया कि कोई भी मटेरियल मूविंग पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैरी करेगा। सो ए वेव मस्ट बी एसोसिएटेड विद every moving material particle. So this is all about de Broglie wavelength.